गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। हमें पता है कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन में होते हैं और रैंडम मोशन में होने के कारण उन सब इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी 0 बनती है। लेकिन अगर हम उसी कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो बनेगी और उस नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी के कारण हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक करंट भी आता है। ये सब बातें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब कहने का मतलब, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट आया, और अगर कुछ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है इसका मतलब अब की बार वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो नहीं बनेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वही वेलोसिटी हमें निकालनी है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे कंडक्टर पे, तो वो किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर, वही वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी और उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमें निकालनी है। सो देखिए, वी नो दैट in conductors, or we know that conductors have very large amount of free electrons, and due to thermal energy these electrons move in random direction. Due to this the average velocity of free electrons is 0. अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी रखती है, डायरेक्शन भी रखती है। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो वही एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कहलाएगी। लेकिन अगर उसी एवरेज स्पीड के साथ हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दें तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। एवरेज वेलोसिटी 0 बन रही है क्योंकि डायरेक्शन इस तरह से है, अगर एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, तो उनका नेट 0 बनेगा। लेकिन अगर उसी एवरेज वेलोसिटी के साथ हम डायरेक्शन हटा दें तो वो एवरेज वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेगी, और अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो हम उस एवरेज वेलोसिटी का नाम देंगे एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी तो 0 है लेकिन एवरेज स्पीड नॉन जीरो बनेगी और उसकी वैल्यू होगी बट एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो and its value is 10⁵ मीटर पर सेकंड। इतनी एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 0 बनेगी। मान लीजिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज वी हैव n number of free electrons. So एवरेज जो वेलोसिटी आएगी उसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी? सो एवरेज वेलोसिटी इज
दैट इज इक्वल्स टू n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज कैसे निकालेंगे? मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1, सेकंड की u2, सेकंड की u3 एंड अप टू nth इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन इज un। तो आपको सब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है। तो जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में एवरेज निकालते हैं वैसे ही यहां वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट की u1, सेकंड u2, थर्ड u3 अप टू nth इलेक्ट्रॉन एंड अपॉन n, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये एवरेज वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड नहीं है, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। निकालना क्या है हमें? ध्यान रखिए, निकालना हमें इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, और ये तब आया जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, और ये जो रैंडम मोशन को हमने शो किया है विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ब्लू पेन से हमने, ब्लू मार्कर से जो लाइन, शेडेड लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो एक इलेक्ट्रॉन की है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है और बी पे पहुंचता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करेगा, वैसे तो सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मान लिया है, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब वो मूव करेगा तो लगातार दूसरे उस कंडक्टर के अंदर जितने एटम्स, आयंस हैं, उनके साथ लगातार कोलिजन करेगा कि नहीं? तो यहां से चलता है, फर्स्ट कोलिजन यहां होता है, सेकंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन, फोर्थ कोलिजन, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ऐसे 6 कोलिजन करने के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है जब हमने यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। ये विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायरेक्शन आप देख लीजिए, लगातार रैंडम डायरेक्शन है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां पे अगर मैं कहूं कि दिस इज द फर्स्ट कोलिजन एंड दिस इज सेकंड कोलिजन, इस फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच, इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम पीरियड आया उसका हम नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये जो टाइम पीरियड आया, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम आएगा, जैसे फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड आया, उसी टाइम को हमने नाम दिया रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां पे आप देखिए, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, ये जरूरी नहीं है कि ये सेम ही हो, क्योंकि आप देखिए जब यहां ये दो सक्सेसिव कोलिजन हुए तो उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन जब सेकंड से थर्ड पे पहुंचा तो उसने इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की, इसका मतलब जो टाइम था दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, सेकंड और थर्ड के बीच, वो ज्यादा रहा होगा। तो यहां तो टाइम पीरियड ज्यादा, यहां टाइम कम। सिमिलरली 3 से जब 4 पे पहुंचेगा तो यहां बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद ही वहां कोलिजन होता है, मतलब यहां टाइम बहुत ही कम होगा दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच। सो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का है, और ये अलग अलग सक्सेसिव कोलिजन्स के लिए अलग अलग वैल्यू रखेगा। इसके लिए अलग वैल्यू, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। सो इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी। अब वापिस आते हैं कि यहां तक हमने
विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिजल्ट निकाल लिया था। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when electric field is applied, जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे अप्लाई कर दें तो क्या होगा? when electric field is applied, when electric field is applied on the conductor, is applied on the conductor, then due to this electric field, electrons will experience some force in the direction of, or in opposite direction of, some force in opposite direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, मतलब +x टू -x। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर -x में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स महसूस करेगा +x में, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पोजीशन तक पहुंच पा रहा था, अब की बार बी डैश तक पहुंच पाएगा। ये शेडेड लाइन थी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो डैशेज लाइन है, ये है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो। सो यहां पे आप देख लीजिए, इस बी से लेकर बी डैश तक इसने कुछ अब की बार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक ड्रिफ्ट कर गया है। किस कारण से? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, उस एवरेज वेलोसिटी के साथ साथ एक एडिशनल वेलोसिटी और ऐड हो गई है। एवरेज वेलोसिटी थी थर्मल मोशन के कारण, उस थर्मल एवरेज वेलोसिटी के साथ साथ एक वेलोसिटी और ऐड होगी, और उसका नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन उसमें ऐड जरूर होगी, जिसके कारण वहां पे टोटल एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो हमारे पास आएगी। now due to this electric field, there is some additional velocity with average thermal velocity, and this additional velocity is called, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका हम नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आप देख लीजिए। चलो वो तो हमने लिख रखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी with which electron will move towards
will move towards positive end of conductor. पॉजिटिव एंड का मतलब यह है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होता है प्लस टू माइनस, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिस तरफ प्लस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है जहां से शुरू हो रहा है वो एंड तो बनेगा पॉजिटिव, और जहां खत्म हो रहा है प्लस टू माइनस वो एंड बनेगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ नहीं पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन will move towards positive end of the conductor under the effect of electric field। लेकिन यह भी आप ध्यान रखिए कि ये जो एडिशनल वेलोसिटी आई है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस एडिशनल वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है। वो कितना होता है? एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी is very small and it is 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन बी पे रुक गया था अब की बार कहां पहुंचा? बी डैश पे। ये सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। अब यहां पे हम बात करें कि भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी एक्सप्रेशन आएगी कितनी, अब की बार हमें वो निकालना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या इस इलेक्ट्रॉन पे कोई एक फोर्स लगा? वो फोर्स कितना लगा वो आप देखिए। नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, उस इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण कितना फोर्स लगा वो देखिए। क्या फोर्स ये नहीं होगा E इंटू E? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। हमने लिखा F इक्वल्स टू माइनस ई ई, ये तो आपने पढ़ ही रखा है। F इक्वल्स टू क्यू ई, Q की जगह हमने माइनस ई रखा क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के हम E से डिनोट करते हैं और E पॉजिटिव या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो हमने लिखा F इक्वल्स टू माइनस ई ई। इसका नाम आप दे दीजिए 2। सिमिलरली अब आपने फोर्स की एक एक्सप्रेशन और पढ़ी होगी जो कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाली है, और वो होती है F इक्वल्स टू एम ए। We know that F equals to ma। इसका नाम थर्ड। क्या सेकंड और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है? तो इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा ऑन इक्वेटिंग वी गेट माइनस ई ई इक्वल्स टू एम ए। m इलेक्ट्रॉन का मास है, a वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू आई माइनस ई ई अपॉन m। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है। अब देखिए कि भाई इनिशियल एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 थी, सेकंड की u2 और नेक्स्ट की u3 एंड अप टू nth तक एवरेज जो वेलोसिटी थी वो un थी। उन सब की एवरेज वेलोसिटी बनी 0। अब किसी भी इंस्टेंट पे मोशन में, पूरे मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इन सब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी लिखना चाहूं तो वो वेलोसिटी कितना आएगी वो हमें देखना है। सो देखिए, नाउ at any instant
एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, क्या आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है? और वो इक्वेशन ऑफ मोशन एक होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u इज द इनिशियल, v इज द फाइनल, t इज द टाइम। यहां जो टाइम है वो टाइम कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। इस रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं टाउ से। ये हमने यहां नहीं बताया था, आप यहां लिख लीजिए, इसको हम डिनोट करेंगे टाउ से। टाउ रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन टाइम। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखिए v1 इक्वल्स टू u1 प्लस, ये एक्सेलरेशन जो आई है, ये एक्सेलरेशन सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहेगी, क्योंकि सब के ऊपर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन सेम रहेगी। लेकिन वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, साथ में जो रिलैक्सेशन टाइम था वो सब के लिए अलग अलग होगा। हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन ने इतने टाइम में 2 सक्सेसिव कोलिजन किए, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो उससे ज्यादा टाइम भी ले सकता है, उससे कम भी। सो जो टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम अलग अलग रहेगा। अब देखिए v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a टाउ 1, ये फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a टाउ 2 एंड अप टू nth इलेक्ट्रॉन we can write vn equals to un प्लस a टाउ n। ये हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, एक या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई है v1 v2 एंड फॉर nth इलेक्ट्रॉन vn। अगर इस इंस्टेंट पे मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो मुझे इन सब वेलोसिटी v1 v2 v3 vn तक एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकलेगा? अब आप देखिए, एवरेज वेलोसिटी, और ये कब निकाल रहे हैं, यहां जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू ध्यान रखिए, ये पुट करेंगे हम लास्ट में। सो v इक्वल्स टू या v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn इक्वल्स टू u1 प्लस a टाउ 1 u2 प्लस a टाउ 2 प्लस un प्लस a टाउ n। क्या हम यहां पे ये नहीं लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस un प्लस यहां जो a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ n, इनमें देखिए a कॉमन आ रहा है, सो a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 अप टू टाउ n, और इधर है v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड प्लस vn। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना हम, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो ये वेलोसिटी थी और n इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके नीचे भी n और इन सब के नीचे भी आएगा n। तो क्या इनके नीचे n नहीं आएगा? अब की बार यहां इकट्ठा था, यहां अलग अलग कर दो, और ये जो पूरी टर्म बनी इसका हमने नाम दिया एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज, दैट इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट टर्म जो आई u1 प्लस u2 un अपॉन n, क्या ये इससे मिलती जुलती नहीं है? और ये तो एग्जैक्टली वही है, और इसकी वैल्यू है 0, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 0 प्लस a, ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ n, दीज आर दी टाइम पीरियड, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम था सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड, ये nth के लिए। यहां हमने रिलैक्सेशन टाइम का भी एवरेज निकाल दिया है, तो अब की बार ये बनेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हमने डिनोट कराया टाउ से। सो हमारे पास v एवरेज इक्वल्स टू a टाउ। v एवरेज a की वैल्यू जो थी वो है माइनस ई अपॉन m और साथ में टाउ। ये जो हमारे पास v एवरेज आई है, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हमने डिनोट कराया था vd से।
यहां हमने लिखा भी होगा या नहीं लिखा है तो आप ध्यान रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से डिनोट कराएंगे, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी की जो एक्सप्रेशन आई हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है। वो वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन की जब उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा हो तो हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, और उसकी एक्सप्रेशन है ये। अब आप इसे ध्यान रखिए। अब ये आपने निकाल दिया है और यही हमें आज निकालना था। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए कि भाई हमने ये कहा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत स्मॉल है। सो जब हम किसी भी सर्किट में, मान लो कोई बल्ब लगा हुआ है और आपने स्विच को ऑन किया, तो उस वायर जो कि लगी हुई है स्विच और बल्ब के बीच में, वो कंडक्टिंग वायर है, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इलेक्ट्रॉन अब की बार मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, क्योंकि उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो 0 बनती है, तो वो मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती ही बहुत कम है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, तो स्विच से लेकर बल्ब तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में बहुत समय लगेगा, तब कहीं जाके बल्ब तक करंट पहुंचेगा और वो बहुत देर के बाद ग्लो करेगा। लेकिन डेली लाइफ में आप देखते तो ये हैं कि जैसे ही आप बल्ब को या स्विच को ऑन करते हैं, तुरंत हमारे पास बल्ब ग्लो कर जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वहां पे बल्ब को ग्लो होने के लिए जो करंट चाहिए, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन की बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो सेट होगा वहां पे वो इतनी फास्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वहां, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वहां इंस्टेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा, और उसको सेट होने में नेग्लिजिबल टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है। तो वहां तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने के कारण जो भी उस मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सब इलेक्ट्रॉन्स जहां थे वहीं से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, और अगर ड्रिफ्ट शुरू हो गया है तो इलेक्ट्रिक करंट वहां तुरंत सेट होगा। इलेक्ट्रिक करंट ये नहीं चाहता कि मेटेलिक वायर के लास्ट एंड से या फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक जो इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट एंड पे, वो जब तक लास्ट एंड पे नहीं जाएगा जब तक इलेक्ट्रिक करंट सेट नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक वायर है, इस वायर के इस एंड से ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब तक लास्ट तक नहीं पहुंचेगा, जब तक इलेक्ट्रिक करंट सेट नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन जहां है वो वहीं से ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तुरंत सेट हो जाता है, जिसके कारण वहां इलेक्ट्रिक करंट भी तुरंत हमें मिलता है और बल्ब इंस्टेंटली ग्लो कर जाता है। सो कारण इसका मेनली ये है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से सेट होता है, इतनी जल्दी वो चलता है, जिसके कारण सब इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा और वो सब इलेक्ट्रॉन्स तुरंत ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, तो तुरंत हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ये था हमारा लास्ट पॉइंट, इसको करिए, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, -e/τ/m। तब तक इसको करिए, नोट्स बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।